हेलो नमस्कार दोस्तों। कमल क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रथम पाठ में हमने बातचीत शीर्षक की लेखक बाल कृष्ण भट्ट की जीवनी पढ़े थे। आज बातचीत शीर्षक बारे में पढ़ेंगे। इससे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अनेक शक्तियाँ दी हैं जिसे स्वीकार करना पड़ता है, और उनकी अनेक शक्तियाँ हैं जिसे वरदान माना जाता है। उनमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति यानी कि बातचीत भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपने अपने शक्तियों में अविकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कि कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियों में यदि बातचीत नहीं होती तो हम लोग गूंगी संसार को देखते। सब लोग लूंज पूंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उससे अवाक होने के कारण आसपास में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। अगर बातचीत जो बक सकती है वो नहीं होते मनुष्य में, तो हम लोग एक दूसरे के कुछ भी नहीं सुन सकते और नहीं कर सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृत्व और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच यानी कि भाषण से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज में गिन कर पाँव रखता हुआ पूली पीठ पर जा खड़ा हो और पुनः वाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करवाते और तब किसी तरह वक्तृत्व का आरंभ करते हैं, जहाँ कोई मर्म या नेक की चुटकी बात वक्ता महाशय के मुख से
निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खमा वह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृत्व में लाना ही पड़ता जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। कहने का अर्थ है कि वाक्य जो भाषण बोलने की शक्ति जो मनुष्य ने हम लोग को दी है, जिसके आधार पर हम महान बनते हैं, उसकी करतल ध्वनि सुनकर लोग ताली बजाते हैं, बहुत महान होते हैं। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उनमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है और ना कोई कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेगदार हो धक्के खाती फिरती है। यानी कि स्पीच और बातचीत में बहुत अंतर होता है। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जिस तरह से हम लोग अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए खाते पीते हैं, उसी तरह को बातचीत भी एक अभिन्न अंग है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के लिए जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। हाँ, देखते हैं कि कुछ लोग बातचीत करने के लिए अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, पढ़ना भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा। 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था,
पर उस समय रॉबिन को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। एक बार भी सामने प्रेमी नहीं आया, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बोलता है मनुष्य तभी पता चलता है उसका गुण और दोष। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बातें कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, और दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों आदमी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उनसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं। गुप चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बात ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव
और संजीदगी के लक्ष्यों में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बात तो केवल रमवल कहलाएगी। कहने का अर्थ हुआ कि 3-4 आदमी आ जाते हैं तो बातचीत जो होती है हमेशा ढीली पड़ जाती है, उसे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदमी के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। सही बात है ना। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल, स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चूनी दिग्रेन्यस्त अक्खड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। जो नौजवान रहेंगे वह सब। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायजा ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बातें सुनने को कभी भाग लड़ा है। 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादरानी का कोई ऐसा रमर सा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगे। बूढ़े लोग तो लड़ने लगते हैं। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिनसे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्से हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों में प्रेम लाभ इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़के वालों की ओर से एक आदमी बीचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है।
चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बातचीत करने का अनेक प्रकार और ढंग है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आर्क ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सौहार्द्री गोष्ठी इसी का नाम है। सौहार्द्री गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लिकायत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरना कर्म में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, और वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे सशस्त्र कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झड़पी के समान उनकी नीरस काँव में सरस संलाप की चर्चा चलाना व्यर्थ है, वरना कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभ्यास की सामग्री वहाँ बहुयात के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू की गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलाने लगी और सालों में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ सरगर्भित होती होगी। अनुभव अब दूरदेशी में खाली ना होगी। 25 से नीचे वाले बातचीत आदमी भी अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव ना पाया जाता है। 25 से नीचे वाला गौरव को पूर्ण बात नहीं कहते हैं, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है कि जिसमें दूसरे फारिग होने का बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकते हैं, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृत्यार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और जाने पर अपने मन मार्फिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। अपना बात कर लेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगा। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिरक्षण नए नए रंग
दिखाया करती है, वह परचनात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ धूर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें एक किस्से के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चिमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मन मन में मतलब बात करना में भी दिल बहलाव होता है। मित्रों का प्रेम आलाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। 16 साल तक भी नहीं पहुंचता प्रेम। इसी सैर का नाम अध्ययन या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन की साथ बातचीत कर सके, तो मनो अहोभाग्य एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। कहने का अर्थ मन में बात करने से कोई लड़ाई नहीं होता है। हमारी जिह्वा कर कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है, कतरती है, लड़ाई करवा देते हैं। उससे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोध ठीक बड़े बड़े आजे शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। इसलिए अवक मतलब चुप रहा। अपने बातचीत करने का एक यह साधन यवत साधनों का मूल्य है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। कहने का अर्थ हुआ कि बातचीत जो होते हैं उससे परेशानियां बढ़ जाती है। बातचीत से हमेशा फायदा या नहीं होता है। कभी कभी बातें के कारण परेशानियां हो जाती है। इसलिए लेखक कहना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से कि हम लोगों को कुछ स्थिति में अपने बातचीत की जो प्रचंड भाव है उसे दबा देना चाहिए और काबू में कर लेना चाहिए और स्वयं अपने बस में कर बातचीत को चुप रह जाना चाहिए, और जिससे लड़ाई झगड़ा का सामना ना करना पड़े। लेखक कहना चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से कि बातचीत को हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए ताकि लड़ाई आदि ना हो। चैप्टर समाप्ति हो गया। अब प्रश्नोत्तर है, इसको बाद में करा देंगे। इतना देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला